देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिसने एक वर्ग विशेष को ये कह के सोना चांदी किसी फंक्शन में ना खरीदें। अच्छा, इन्होंने तो एक जैसे 8 नवंबर को आके एकदम कह दिया कि जी नोटबंदी, ऐसे ही इन्होंने कह दिया सोनाबंदी। मोदी जी ने आज 9% उस पे आयात शुल्क लगा दिया, कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, वो 15% हो गई। तो अब सोने की तस्करी बढ़ जाएगी। सोने का व्यापार, चांदी का व्यापार, महंगाई के कारण हम लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। वो भाषण कई बार सुना होगा कि रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी प्रधानमंत्री की वो गिरती है, साख गिरती है। ऐसे ही HYD का मतलब ये है कि हॉलमार्क यूनिक आईडी, जीएसटी में जब जाएगा तो सरकार ये पता कर लेगी कि इस नंबर का आभूषण किसके पास गया है और कितने वजन का गया है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 골ਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 골ਡ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਵੈਲਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ यही करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? कितना प्रभाव उसका डलेगा आम लोगों पर? मैडम, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण बयान के लिए मेरा बयान लिया। जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले 1 मिनट के फ्लैशबैक में जाता हूँ कि जब 2012 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब कांग्रेस ने वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इस कानून का उस पर 3% एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। जी। तो एक्साइज ड्यूटी में मामा, एक्साइज ड्यूटी में लगाने के बाद में तो हमारा 21 दिन धरना पूरे हिंदुस्तान में चला। तो जो सारी बीजेपी हमारे साथ थी, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में थी। तो इसमें हमारे तत्कालीन राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमारे गाजियाबाद में सांसद थे, वो भी हमारे धरने पे आए। उन्होंने कहा था ये काला कानून है, खून चूसने वाला कानून है, ये वापस होना चाहिए। तो वो वापस 6 अप्रैल 2012 में हम मिले सोनिया गांधी जी से। जी। सोनिया गांधी जी ने कहा, हमने सोनिया गांधी जी से कहा, एक प्रतिनिधिमंडल था हमारा, हमने ये कहा सोनिया गांधी जी से कि जो आपने ये टैक्स लगाया है, ये हिंदू संस्कृति पे टैक्स है। बोले कैसे? मैंने कहा जब भी हमारे परिवार में किसी कन्या का जन्म होता है तो उस जन्म से ही हम ये सोचते हैं कि हमें इतने तोले इसकी शादी में देना है। और जो हम तोले शादी में देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि हम अपना वैभव दिखाते हैं, हम इसलिए देते हैं कभी बुरे वक्त में इसके काम आए। तो आपने ये जो टैक्स लगाया है, मंगलसूत्र पे भी टैक्स लग गया, सब पे टैक्स लग गया, तो ये गलत है। तो उन्होंने तुरंत फोन करा उनको, क्या नाम है, जो है प्रणब मुखर्जी को। जी। और प्रणब मुखर्जी से हम वित्त मंत्रालय में जाके मिले। उन्होंने ये कहा कि मुझे जो भी जी। कहना है 8 अप्रैल को सत्र शुरू होगा, मैं उसमें कहूंगा। तो 8 अप्रैल को सत्र शुरू हुआ और उन्होंने ये रोल बैक कर लिया। जी। अच्छा, इसमें एक संविधान में हमारे एक लाइन भी है कि अगर किसी भी बिल को अगर संसद में रोल बैक किया जाता है जी। और एक सिंगल एमपी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो बिल अधर में लटक जाता है, फिर उसमें चर्चा होती है। बिल्कुल। तो किसी भी सिंगल एमपी ने उस समय विरोध नहीं किया और मेज थपथपा के इन्होंने स्वागत किया। और प्रधानमंत्री जब जो आज के प्रधानमंत्री है वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपने एक वीडियो, जैसे आप मेरी ले रही है, ऐसे एक बयान है उनका मेरे पास है कि ये हुनर का जो कारीगर है, हुनरबंद जो दर पीढ़ी चलता आता है, इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, अब आया 2016 में इन्होंने, क्या नाम है, हमारे ऊपर 3% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अरुण जेटली जी थे, क्या नाम है वो, वित्त मंत्री। बिल्कुल। और हमारी 45 दिन हड़ताल चली और 45 दिन के हड़ताल में इन्होंने
हमारी नहीं सुनी और उसको 3% एक्साइज ना लगा के उस पर जीएसटी लगा दी। और क्योंकि इन्होंने जब नहीं सुनी तो हमें तो अपने परिवार पालने थे, हमें मजबूरन दुकान खोलनी पड़ी। जी। अब उसके बाद में एक और काम करा इन्होंने, 256 जिलों में HUID जो है लागू कर दिया। HUID का मतलब ऐसा होता है मैडम कि जैसे आप गाड़ी खरीदती हैं और उस पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ी का, जी। और वो आप डालिए आजकल डिजिटल उसमें, तो पता चल जाएगा ये किसके नाम है। बिल्कुल। ऐसे ही HUID का मतलब ये है कि हॉलमार्क यूनिक आईडी। तो उसके हम जो भी आभूषण बनाएंगे उसको हम इनकी लैब में भेजेंगे। उस लैब पे एक नंबर अंकित होगा, वो नंबर अंकित होगा, उसका पक्का बिल कटेगा और वो जीएसटी में जब जाएगा तो सरकार ये पता कर लेगी कि इस नंबर का आभूषण किसके पास गया है और कितने वजन का गया है। जी। तो हॉलमार्क 256 जिलों में लागू है। कहीं पे एक एरिया का 75 किलोमीटर एरिया होता है। एक गांव देहात का सुनार अगर उसने एक जोड़ी कुंडल बनाए तो उसको HUID कराने के लिए उसको शहर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, और उससे इसी बीच में लूटने का भी खतरा होता है। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। जी। फिर इन्होंने HUID लगाने के बाद में अब ये अपनी नाकामी, प्रधानमंत्री जी की नाकामी कहूंगा मैं, कि जो ये कह रहे हैं, देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिसने एक वर्ग विशेष को ये कह के कि सोना चांदी किसी फंक्शन में ना खरीदें। तो इससे मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये जो हमारा हाथ का हुनर है, ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ज्वेलरी का इसका कारीगर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अगर आपने मैडम कोई अंगूठी पहन रखी होगी तो वो अंगूठी का सबसे पहले उसका पहला है गलाई। वो गलाई होती है, सोना गलता है, फिर उसकी कटती है डाई। जी। डाई कटती है तो फिर उसका बनता है आभूषण, कारीगर बनाता है आभूषण। अभी देखिए तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, जब वो बन जाएगा तो फिर उस पे छिलाई बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेमल। चौथा फिर आ गया एक नग जड़ाई। जी। ये पांचवा, फिर छठा आया उसको नग जड़ाई के बाद में पॉलिश करने वाला। फिर सातवां आया उसको जड़ाई वाला, नग जड़ाई तो आ गया मीना वाला। जी। तो ऐसे करके ये 8 एक आभूषण 8 कारीगरों के हाथों से निकलता है। और जब वो ये और वो सारे क्या नाम है जब निकलता है तो वो उससे कमाते भी हैं, परिवार जुड़े हुए हैं। उनके परिवार जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही हमारे कटक में है, ऐसे ही हमारा राजकोट में है, जी। और बंगाल में है, मुंबई में है। तो हमारे करोड़ों कारीगर जो परिवार है वो आभूषण बनाएंगे, उस शोरूम पे देंगे। जब शोरूम वाले उसको बेचेंगे तो जब सोना बिकेगा ही नहीं, शोरूम पे सोना आभूषण नहीं बिकेगा, तो वो क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। बिल्कुल। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, जो सोने का कारीगर होता है वो 10 बाई 10 के कमरे में 5-5 7-7 कारीगर बैठ के उसको काम को करते हैं। और 50 साल 60 साल की उम्र में आते आते उनके हाथ कांपने लगते हैं, नजर हो जाती है कमजोर। जी। अच्छा, इन्होंने तो एक जैसे 8 नवंबर को आके एकदम कह दिया कि जी नोटबंदी, ऐसे ही इन्होंने कह दिया सोना बंदी। अब सोने में सोना ना खरीदें तो परिवार जिनके सामने भरण पोषण की। और एक और बताऊंगा कि हमारे आप हमारी दुकान पे आए, हमने आपको चाय पिलवाई, तो चाय बन के आई दुकानदार से, वो दुकानदार का भी परिवार हमारे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा ज्वेलर्स की दुकानों पे डिब्बे में सामान सजा हुआ होता है, होता है। वो डिब्बे बनाने वाला कारीगर भी अपने घर बैठ गया। हम्म तो इससे बहुत बड़ा नुकसान है। इससे क्या नाम है, मोदी जी ने आज 9% उस पे आयात शुल्क लगा दिया, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, वो 15% हो गई। तो 15% ड्यूटी होने के बाद में जो आपने अगर पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उन पुरानी फिल्मों में सोने की स्मगलिंग आपने जरूर देखी होंगी बिल्कुल। कि होती जी है। 10 लाख का सोना, 20 लाख का सोना।
हम्म तो अब जो 1 किलो सोना बाहर से ले आएगा, उससे 1 किलो सोने में 15 लाख रुपए बचेंगे। हम्म तो अब सोने की तस्करी बढ़ जाएगी, 2 नंबर का काम चलेगा अब। 2 नंबर का काम ज्यादा चलेगा। हम्म तो ये जो है, क्या नाम है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं प्रधानमंत्री जी के बयान की, जी कि अपनी नाकामी को पब्लिक पे थोपना ये कहाँ उचित है। जी रवि जी, इसमें सवाल ये भी है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि परिवार जुड़े हुए हैं, अभी 2 या 3 दिन हुए हैं ये बयान आए को, आर्थिक तौर पे क्या उसका नुकसान देखे ना हमने शुरू हो गया है? क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस बयान का आपकी सेल पे? सेल पे तो पहले से ही हम पे क्या नाम है, फर्क पड़ रहा था, क्योंकि सोने का भाव आसमान में छू रहे थे, चांदी का भाव आसमान छू रहा था। बिल्कुल। अब आप अगर क्या नाम है, आप अपने परिवार में किसी के लिए अगर एक 10 ग्राम की चांदी की चैन लेंगे, हम्म तो वो 3,000 रुपए की बैठेगी। हम्म आप चुटिया खरीदेंगे, वो 2,500-3,000 रुपए की बैठेगी। हम्म जो गरीब का गहना है, भाई जी। गरीब तो चांदी पे ही सब्र करेगा लेने के बाद। वो हम्म गरीब के हाथ से तो चांदी भी निकल गई। बिल्कुल। तो ये क्या नाम है, सोने का व्यापार, चांदी का व्यापार, महंगाई के कारण हम लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। हम्म और इन्होंने ये और कह दिया कि जी नहीं खरीदे पूरे 1 साल तक। जी, पर रवि जी, इसमें सवाल ये भी है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है, इसका क्या रीजन है? एक तो शादियों का सीजन होता है दिसंबर जनवरी में, तब तो बहुत ज्यादा सेल होती है, लोग खरीदते हैं तब तो, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? इसके पीछे सरकार इस के कोई के इसके कारण है? इसके इसके पीछे है हमारा रुपये का गिरना। हम्म और हमारा जब 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 रुपया गिरेगा, सोना बढ़ेगा। जी। डॉलर डॉलर गिरेगा, सोना तेज होगा, उन्हें सोना हम्म मंदा होगा। हम्म डॉलर महंगा होगा तो सोना महंगा होगा। हम्म तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब जी आज की तारीख में डॉलर 95-96 रुपए हो गया। बिल्कुल। और ये जब आए थे तो किसी देश का आपने वो भाषण कई बार सुना होगा, कि रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी प्रधानमंत्री की वो गिरती है, साख गिरती है। हम्म अब देखिए वो हिंदुस्तान, हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे, वो अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने रुपया को 55 से पार नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया। और और देशों में बहुत मंदी आई, उन्होंने उस मंदी को भी, देश को मंदी में नहीं आने दिया। बहुत अच्छे से टैकल किया। और 1947 से जब देश आजाद हुआ, और ये 2014 तक वो रुपया 55 था। हम्म इन्होंने 12 साल के अंदर ही 95 में चला गया। तो बिल्कुल। नाकामी है ये। जी। अच्छा, देश को मैं थोड़ी सी और इसमें एक राजनीति ये जोड़ूंगा। हुँ, ये देश को जो धर्म की राजनीति में उलझा दिया, जब किसी देश का उच्च नेता अगर अपनी नाकामी हो तो वो धर्म पे आ जाता है। हुँ। तो ये धर्म पे आ गए, धर्म पे अब लोग धर्म की अफीम इन्होंने चाट ली है। अब इन्हें हिंदू मुस्लिम करते हैं ये, फिर कुछ भी कर लो। और जो बेसिक बात है, डॉलर बढ़ रहा है, बिजनेस खराब हो रहे हैं, उन पे किसी की कोई गौर नहीं है, और ना ही समझ देना चाहते हैं कि कोई समझे ना इस बात को। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। 16 अप्रैल 2016 में जी। हमारी घंटाघर रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली थी। पूरे हिंदुस्तान से सुनार आए थे, 2-2.5 लाख के बीच में। हुँ, और उसमें हमने एक्साइज के विरोध में, हमने जो है वो हमारी रैली थी। तो जी, आप तो पत्रकार हैं, और निर्भीक पत्रकार मुझे लग रही हैं। जी, जो आज की मीडिया तो आपने देख ली होगी, बिल्कुल। कितना गोदी और मोदी मीडिया हो गया है। वो देश की समस्याओं को नहीं लोगों से पूछ रहा है। जी, देश की जो मीडिया है, पहले जो मीडिया था 2014 से पहले, वो आज का मीडिया नहीं है। वो आज का मीडिया एक मुसलमान को बिठा देता है, एक वो उसको बिठा देता है। और जी, बिल्कुल। वो ये हिंदू मुस्लिम, ना रोजगार पे बात, ना व्यापार पे बात, ना जी। नौकरी पे बात, ना शिक्षा पे बात, ना स्वास्थ्य पे बात। हुँ, और क्या नाम है, लोग कैसे अपना जी। जीवन यापन कर रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं है। पत्रकार तो खाली जो है चाटुकार पत्रकारिता हो गई है। जी। जी, रवि तो जी, एक एक इसमें और सवाल है कि नहीं जैसे, नहीं, इसमें इसमें एक कंप्लीट हो जाए, एक ही शब्द रह गया जी, है। जी, बोलिए, बोलिए। कि 2016 में जो हमारी 2.5 लाख के करीब की रैली थी घंटाघर दिल्ली मैदान में, हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात को,
कि किसी भी मीडिया ने 1 सेकंड की खबर नहीं दिखाई। हम्म 1 सेकंड की खबर नहीं, क्योंकि इन्होंने मीडिया पे भी कब्जा कर लिया है। अच्छा, जी आपको ध्यान होगा, क्योंकि आप पत्रकारिता है, वरिष्ठ पत्रकार मुझे आप लग रही हैं। जी 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 ये ये जो है आपने देखा होगा उस समय एक देहरादून में घोड़े की टांग तोड़ दी थी शक्तिमान की। जी सारे चैनल पे वो दिखाया गया, घोड़े की टांग तोड़ दी, घोड़े की टांग तोड़ दी। और अब हम्म 2.5 लोग की टांग तोड़ दी इन्होंने, वो नहीं दिखा रहा कोई भी। जी 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 आप सवाल करिए। बिल्कुल रवि जी, इसमें एक और चीज है कि अभी ना ऑनलाइन बहुत चल रहा है कि ऑनलाइन गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत चल रहा है, अलग अलग एप्स हैं, बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है कि इस चीज का इफेक्ट है जो वो कितना पड़ रहा है बिजनेस पे, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का? ऑनलाइन में सोने पे ठगी ज्यादा हो रही है हम्म जो है। और ऑनलाइन से जो इन्होंने मैं एक बात और ये बताना चाहूंगा कि जो जी इन्होंने 2012 में जब एक्साइज वो ला रहे थे, ये क्या नाम है, जीएसटी, हम्म सरदार मनमोहन सिंह जी, जी वो 14% लास्ट स्लैब था। हम्म इन्होंने 14% का उस स्लैब का इन्होंने विरोध किया, बीजेपी ने। बिल्कुल किया। अब फिर खुद लेके आए लास्ट स्लैब 28%। हम्म 28% लाए, और एफडीआई ला रहे थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी 49%। हम्म ये एफडी लेके उस समय विरोध कर रहे थे। राजनाथ जी कह रहे थे कि छोटा दुकानदार एफडीआई के शोरूम खोलेंगे, बड़े बड़े मॉल में खरीद खुलेंगे, तो छोटा मोहल्ले का दुकानदार है वो बर्बाद हो जाएगा। अब ये ला रहे हैं 100% एफडीआई। हम्म तो जो इस पे रूप में आ जाओ कि जो अमेजन है और ये है, अब इनके जब ऑनलाइन हर आदमी ऑनलाइन मंगवाने लगा सामान, फोन करो बिल्कुल। ये घर पे दे जाता है। तो जो हमारे मोहल्ले के दुकानदार हैं, मार्केट में जो दुकानदार बैठे हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। हम्म और जी, ऑनलाइन पे तो कई सुनारों के साथ ठगी भी हुई है। वो कैसे? वो ऐसे है कि ऑनलाइन उन्होंने कहा कि जी मुझे, मैं बताऊंगा अभी आपको, कि फोन किया कि जी मैं आपके खाते में पैसे जमा करा रहा हूँ और मुझे इतना सामान बनाना है। हम्म उसने ऑनलाइन खाते में पैसे जमा करा दिए। पैसे जमा करा दिए, और जमा कराने के बाद उसने कहा कि मैं डिलीवरी जो माल की है मुझे यहाँ दे दो अक्षरधाम पे। हम्म वो अक्षरधाम पे डिलीवरी दे दी उसने सोने की, और दुकान पे भी नहीं गया। अच्छा। अच्छा, अच्छा, वो जो है उन्होंने किसी के अकाउंट्स को हैक करके वो उसके अकाउंट में पैसे डाले थे। हाँ। फिर उसने शिकायत करी, तो वो जो सुनार था जिसमें ऑनलाइन पैसे आई थी उसकी पेमेंट फ्रीज हो गई, खाता फ्रीज हो गया। हम्म और वो 12 लाख की ज्वेलरी लेके चला गया। हम्म तो बड़ा नुकसान इसमें भी। बड़ा नुकसान है, ये भी है। जी और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है मैडम, जी कि हमारा जो व्यापार है ये कई नजरों से बचा के करना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, इनकम टैक्स हमारे पीछे है, हम्म जीएसटी विभाग वाले हमारे पीछे है। अच्छा, जो बीएसआई हॉलमार्क मैंने बताया था, हम्म उनको इन्होंने इतनी बड़ी छूट दे दी है। एचयूआईडी से मतलब ये है कि आपके पास में अगर आधी किलो सोना है, जेवरात है आपकी दुकान में, हम्म तो आपको सारा स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। हम्म वो रजिस्टर आपका आके चेक करेंगे, उसमें बिना हॉलमार्क का कोई भी एक आभूषण मिल गया तो आपको उसको ये पावर है कि आपको 1 साल की दुकान पे सील लगा सकता है, 2 लाख रुपए जुर्माना या 1 साल की जेल। अच्छा। ये भी इन्होंने कराया, बीएसएल हॉलमार्क वाले हमारे पीछे लगा दिए। हम्म अच्छा, अब हमारे पीछे बदमाश भी हैं, गैंगस्टर भी हैं। लुटेरे भी हैं। कहीं देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं एक सुनार लुटता है। हम्म और आपने तो टीवी के माध्यम से यूट्यूब पे देखा होगा कि कैसे दुकानों में आते हैं और लूट के मतलब जीवन भर की कमाई मिनटों में लूट के ले जाते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर हम ज्यादा विरोध करते हैं तो हमारी हत्या भी कर दी जाती है, और हम्म कई हत्याएं भी हुई हैं। अच्छा, हमारा हमारा जब हम रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो रिपोर्ट लिखवाने के बाद में सबसे पहले तो पुलिस का ये काम होता है कि वो लूट को खोल लेती है, हम्म माल बरामद नहीं करती।
जी। माल कहती है कि ये एक आदमी फरार है, उसके पास माल है, फिर वो आदमी इन्हें मिलता ही नहीं कहीं। हम्म। अच्छा, हर तरफ से आप ही का नुकसान है। अब एक और सुनो, हम्म। अब आ जाओ आप पुलिस पे। अब किसी आदमी ने अपनी मजबूरी बता के हमें आभूषण बेचा, जी। हमने आभूषण ले लिया उसकी मजबूरी सुन के, जी मेरी डिलीवरी होने वाली है, ऑपरेशन है और मैं बाहर से हूँ और ले लीजिए आप। तो वो बेच के चला गया, तो फिर उसके बाद में पुलिस आ जाती है। अगर हम्म। उसने 1 तोले की हमें चैन बेची है, तो हमारे पास इस तरीके से पुलिस आती है जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, और हमें उठा के थाने ले आया था। थाने हम्म। में जो एक चैन 10 ग्राम की है, फिर वो हो जाता है आधी किलो सोना। हम्म। यही तो तुम्हारे यहाँ से कई सालों से बिक रहा है। हम्म। तो अब पहले तो पुलिस 50,000 पे 1 लाख पे मान जाती थी। अब कोई भी छोटा भी सामान अगर चोरी का किसी ने खरीद लिया, तो पुलिस का सबसे बड़ा ये है जी 5 लाख रुपए दो जब छोड़ देंगे। अच्छा। ऐसा बहुत होता है मैडम। हम्म। हम बहुत पीड़ित है इस चीज़ से। हमने जी। हमने ये भी आवाज़ उठाई है, संसद में हमारे सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे कैलाश सोनी जी, जी। कि भई चोरी तो चोरी किसी के घर तो होती है, सुनार के घर भी डकैती पड़ती है। हम्म। जिसके यहाँ चोरी हुई उसको तो माल मिलता नहीं है। वो पुलिस 1 ग्राम की जगह हमसे 100 ग्राम वसूलती है और अपनी जेब में रख लेती है। सुनार फंस जाता है। वो सुनार फँस जाता है। और कभी पुलिस को पैसों की ज़रूरत हो, तो किसी के काम की ज़रूरत हो, मतलब जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण गाज़ियाबाद में दूँगा कि हमारे यहाँ एक स्टेट बैंक में 80 लाख रुपए की चोरी हो गई, 2 गार्ड के मर्डर हो गए, हम्म। जो वहाँ पे गार्ड थे। जी। हमारे यहाँ पे एक जयनारायण थे एसएसपी, बड़े ईमानदार। बड़ा प्रेशर पड़ रहा था कि भई आप जो है इसको लूट को खोलो, वो लूट थी, ब्लाइंड लूट थी, लूट खुल नहीं रही थी। हम्म। तो फिर मीटिंग हुई, इनकी क्राइम मीटिंग होती है। बोले जी हम किसी 2 मुलजिम को पकड़ लेते हैं और क्या नाम है, 10 सुनार उठा लेंगे, 2-2 लाख रुपए एक-एक सुनार दे जाएगा, 20 लाख रुपए बरामद दिखा देना उनसे। हम्म। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये भी तो चलता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं झूठी लूट नहीं खोलूँगा। देखिए 100 बेगुनाह छूट जाएँ, 100 गुनहगार छूट जाएँ, एक बेगुनाह नहीं फँसना चाहिए। फंसना चाहिए, बिल्कुल। जी। रवि जी, अब इसमें एक सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अभी गोल्ड का जैसे रेट बहुत है, बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करें ना करें, अगर करें तो कैसे करें? क्या गोल्ड इन्वेस्टमेंट सेफ है आज के टाइम में अभी? मैं एक थोड़ी-सी ये बताना चाहूँगा, आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम प्रभजोत। प्रज्योत। प्रभजोत जी। प्रभजोत जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका विवाह हो गया? नहीं। अच्छा, चलो होएगा। जी। जब होएगा तो आपके विवाह में फ़र्ज़ करो कि 1.5 लाख रुपए सोना है 1 तोले का। जी। अब आप पीछे फ्लैशबैक में चले जाओ कि आपके जब मम्मी-पापा का विवाह हुआ होगा, हुँ। तो सोने का भाव कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। 30, तो 30 साल मान के चलें हम, तो उस समय सोने का भाव ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 या 8,000 के करीब का होगा। जी। तो आज देखो कितना, अगर उस समय सोने का अगर आपके होगा, आभूषण होंगे, तो आज कितना फ़ायदा है आभूषण से। जी। और आभूषण देखिए लॉकडाउन में ना लोगों की ज़मीन काम आई, ना जायदाद काम आई। हुँ। और सोना एक ऐसा पदार्थ है कि आप इसको 24 घंटे कहीं भी बेच दीजिए, हुँ। कहीं भी रख दीजिए। बिल्कुल। और तो उससे इससे सोना आपके घर में अगर मैं 10 लाख रुपए रख दूँ, जी। तो आपको सूझेंगे, मतलब आप ही को नहीं, मैं भी हूँ उसमें। जी। घर के अंदर वो गाड़ी ले लो, स्कूटी ले लो, अच्छा साड़ी साड़ी ले लो 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की। एक सोना-चांदी ऐसी चीज़ है कि हुँ। आप उसे जितना खरीदो वो आपके भविष्य के लिए है। अच्छा है। हुँ। वो आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। बिल्कुल। और मैं तो ये सभी से ये कहता हूँ कि और कुछ मत खरीदो, हर महीने 2 चांदी के सिक्के खरीद लो हॉलमार्क, हुँ। 100%। जब आप खरीदेंगे, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, जब मेरी बेटी छोटी-सी थी, जी।
तो मैं 2 सिक्के अपने रोज हर महीने देता था घर पे लाके। और जब उसका विवाह का टाइम हुआ तो 7-8 किलो चांदी इकट्ठी हो गई। वो बेच के उसके जो है खाने का खर्चा जो होता है शादी का, वो उसमें से निकल गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है इसमें। नगद पैसा घर में होगा तो वो जैसे हम सीधी भाषा में कहते हैं उचंगे उठती हैं। कोई फायदा नहीं है उसका। उसका कोई फायदा नहीं। नगद मत रखो। नगद आप अगर रखेंगे, अगर आज 10,000 रुपये बढ़ गया भाव, अगर आपने 100 ग्राम सोना लेके अपने घर में रख लिया, अगले महीने आज 1.5 लाख में, अगले महीने 2 लाख हो गया, तो आपके 50,000 बढ़ गए। और आपने 10 लाख रुपए घर पे, 15 लाख रुपए घर पे रख रखे हैं, तो वो कम होते चले जाएंगे। निकलते जाएंगे उसमें, बिल्कुल और बिल्कुल। जी चोरी का भी डर रहता है। सोने को तो कहीं भी छुपा दीजिए आप, करोड़ों रुपए का सोना मुंह में आ जाता। जी। रवि जी, मेरा आखिरला सवाल आपसे है, क्योंकि आप स्वर्णकार जो संघ है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जी। अभी जैसे सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है, अभी गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि मत खरीदो, तो कोई आपका प्लान है कि सरकार से इस बारे में बात करेंगे, कोई रोष प्रदर्शन करेंगे, या फिर अपनी तरफ से कहेंगे कि ये सही नहीं कर रहे आप? मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 13 महीने किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा रहा। बिल्कुल। अच्छा, किसान तो ऐसा है कि वो तो रात को भी पानी देने जाता है खेतों में, दोपहर में काम भी करता है, वो तो मेहनती आदमी है। अच्छा, हम ज्वेलर्स लोग इतना मेहनती नहीं है, ना हार्डवर्क कर पाते हैं। तो वो 13 महीने जो बिठाया था ना उनको, मोदी जी ने, वो इसीलिए बिठाया था जानबूझ के कि तुम भाई, तुम्हारे अंदर 13 महीने की बैठने की हिम्मत हो तो धरना जी। प्रदर्शन करो। अच्छा, ये भी बताना चाहूंगा आपको, हर ट्रेड के व्यापारी और हर सरकारी कर्मचारी ने सबने इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। बिल्कुल। किसी मीडिया में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी प्रिंट मीडिया में उनकी खबर नहीं छपती। जी। तो या तो रामराज आ गया, जो रामराज में सब सुखी है, सुखी कोई नहीं है इसमें। तो ये तानाशाह है, ये किसी की ना तो सुनते हैं, ना ये हमारे धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। ये सुनेंगे तो नहीं, फिर ये ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा जैसे है ये। भाई, हम तो एक बात चाहते हैं, एक लाइन में चाहते हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ, जी। बस। फेल प्रधानमंत्री। जी, हम्म। बिल्कुल। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने समय दिया और बातचीत की, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपको भी कहूंगा कि मैं आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जी आप पत्रकारिता में नाम बड़ा रोशन करें, अपने जी, चैनल का नाम रोशन करें, और ऐसे ही निर्भीक पत्रकारिता आप करती रहें, आप बहुत आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, नमस्ते जी। सो ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ठीक, मुझे भी भेज देना इसका। जी जी सर, जरूर।